मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे आज के करंट अफेयर टॉपिक्स को जान लेते हैं। आज के हमारे करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं ब्रिक्स, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दिनेश कुमार खारा, महिला समानता दिवस, एरो इंडिया, शिंजो आबे। तो चलिए बिना देर किए हमारे आज के इन टॉपिक्स को समझ लेते हैं। यह सभी टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, तो इसीलिए अच्छे से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम ब्रिक्स को समझ लेते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों की सम्मेलन हुआ है और यह सम्मेलन ऑनलाइन करा है। जैसा कि हम जानते हैं संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो इसीलिए आज का इस प्रकार के सभी कार्यक्रम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। ई मीटिंग्स हो रही हैं। तो हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग भी हुई है। इसके अंदर सभी देशों ने मिलजुल कर 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बात की है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बढ़ाए जाने की बात इसमें कही गई है। 5G टेक्नोलॉजी तो आप समझ ही गए होंगे कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दरअसल ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ लेते हैं। इसके तहत दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एक ऐसी इंटेलिजेंस जो वास्तव में नहीं है लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है। जो नेचुरल इंटेलिजेंस होती है वो ह्यूमन की होती है, लेकिन ह्यूमन की तरह ही अगर कोई दूसरा व्यक्ति सोचे जो ऐसी क्षमता नहीं रखता पर ऐसी क्षमता उसे प्रदान की जाए तो उसे ही कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि हमने अब तक हम फिल्मों में देखते हुए आए होंगे कि एक रोबोट होता है और वो इंसान की तरह ही सोचता है। तो इसी प्रकार की ही किसी चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है और अब तक की यह सबसे आधुनिक तकनीक मानी जाती है। तो ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बातचीत की गई। वहीं दूसरी बात अगर एक यह देखी जाए तो रूस ने 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के चाइना के साथ काम करने पर अपनी सहमति दर्शा दी है। वह पूर्ण रूप से सहमत है कि चाइना के साथ वह काम करेगा। साथ ही साथ पहले ये भी देखने में आया है कि रूस ने चाइना की हुआई कंपनी के साथ विभिन्न चीजों को लेकर के काम कराए हैं। तो रूस पूरी तरह सहमत है, वहीं साथ ही साथ सभी देशों ने भी इस पर सहमति जताई है जिससे काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक रिश्ता भारत और चाइना का देखें, ब्रिक्स दरअसल है क्या, ब्रिक्स भी समझ लेते हैं। दरअसल एक जो ब्रिक्स है यह कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, ना ही ये कोई सरकारी संगठन है। दरअसल ब्रिक्स में 5 देश मिलते हैं आपस में आकर के और उन्हीं 5 देशों की एब्रिविएशन है ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर जो 5 देश शामिल है वह हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। प्रारंभ में शुरू में जब ये काम शुरू हुआ था उस समय इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, लेकिन ये बाद में आकर इसमें शामिल हो गया। ब्रिक्स सम्मेलनों की सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था वह सम्मेलन 2009 में हुआ था। तब से अब तक लगातार हर वर्ष सम्मेलन होते रहते हैं और इन 5 देशों के अध्यक्ष या कोई भी प्रतिनिधि आपस में मिलजुल के विभिन्न फैसले लेते रहते हैं। अब तक भारत में इसका सम्मेलन 2 बार हुआ है, सन 2012 में और 2016 में। सन 2012 का जो सम्मेलन था यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, वहीं 2016 का आयोजन गोवा में किया गया था। तो यह बात थी ब्रिक्स को लेकर के। वहीं अगर वर्तमान परिदृश्य में हम भारत चाइना के संबंधों को देखें तो आजकल भारत और चाइना के संबंध मनमुटावपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में भारत ने चाइना के बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया है, जिससे चाइना को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे मनमुटाव चाइना और भारत के बीच में बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं विभिन्न वार्ताओं को, समझौतों को प्रभावित करते हैं। तो ये बात हुई ब्रिक्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को समझते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को समझने का रिलेवेंस कहाँ से आया या हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि यह योजना तो सभी के अनुसार बहुत समय से चल रही है और सभी लोगों का अलग अलग खाता इसके अंदर खुला हुआ है। तो फिर भी समझ लेते हैं। दरअसल कल यानी कि 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा सन 2014 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गई थी। साथ ही साथ इस योजना को 28 अगस्त को लॉन्च भी कर दिया गया था। तो 28 अगस्त 2014 से अब तक इस योजना ने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की स्टेटमेंट आई है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि इस योजना ने सभी लोगों को बहुत सारी सहायता प्रदान की है। साथ ही साथ कोरोना महामारी के बीच भी यही खाते बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उस समय जब बनाया गया था तो उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हर व्यक्ति के पास अपना खाता हो, क्योंकि इसके अंदर जैसा कि हम देखते हैं कि जीरो बैलेंस के बहुत सारे खाते खुलवाए जाते रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अकाउंट्स खुलवाए भी हैं।
तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। वहीं कोरोना महामारी के दौरान उसके आसपास हमने यह भी देखा कि इस योजना से बहुत सारे लोगों को जो कोरोना महामारी में जूझ रहे थे विभिन्न प्रकार की सहायताएं भी प्रदान की गई है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 6 साल पूरे कर लिए हैं, इसीलिए यह टॉपिक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। वही बात ये भी याद रखिएगा कि इसको कब लगाया गया था। इसकी घोषणा 2014 के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। वहीं उसके बाद 28 अगस्त को यह योजना लॉन्च भी कर दी गई थी। अगली बात पे आ जाते हैं हम। हमारा अगला टॉपिक है दिनेश कुमार खारा। किसी व्यक्ति का नाम है, जाहिर सी बात है, हाँ समझ में आ रहा है। तो लेकिन ये चर्चा में क्यों है यह समझना जरूरी है। हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो, यह ऐसा ब्यूरो है जो बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश कुमार खारा की सिफारिश की है कि इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया जाए। दरअसल वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वह रजनीश कुमार हैं और उनका कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बैंक बोर्ड ब्यूरो के सामने यह प्रश्न आया था कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो ऐसी स्थिति में कल 4 लोगों के इंटरव्यू लिए गए और उन 4 में से दिनेश कुमार खारा का नाम फाइनल किया गया। साथ ही साथ अब तक यह भी व्यवस्था देखी गई है कि बैंकों का अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो मैनेजिंग डायरेक्टर हो। जो व्यक्ति अब तक मैनेजिंग डायरेक्टर रहा होगा वही व्यक्ति किसी बैंक का अध्यक्ष बन सकता है। तो जो वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान में दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और यह सबसे वरिष्ठतम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसीलिए इनका नाम आगे अध्यक्ष पद के लिए भेजा गया है। तो अब इनके नाम की सिफारिश सरकार से कर दी गई है। अब अंतिम फैसला प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की कैबिनेट लेगी और इनके नाम को फाइनल करेगी। लेकिन अब तक सर्वाधिक संभावनाएं यही व्यक्त की जा रही है कि दिनेश कुमार खारा ही एसबीआई के अध्यक्ष होने वाले हैं। वहीं एक चीज देखने में यह भी आई है कि सी श्रीनिवासुलु शेट्टी का नाम इस अध्यक्ष पद की रिजर्व लिस्ट में नाम रखा गया है। तो यहाँ 3 नाम महत्वपूर्ण है हमारे लिए। दिनेश कुमार खारा जिनका नाम सिफारिश के लिए भेजा गया है जो अध्यक्ष होने वाले हैं। वहीं वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह है रजनीश कुमार। वहीं साथ ही एक रिजर्व लिस्ट बनाई गई है, रिजर्व लिस्ट में नाम जिसका डाला गया है वह है सी श्रीनिवासुलु शेट्टी। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला हमारा टॉपिक है महिला समानता दिवस। अब सोचने वाली बात यह है कि समानता तो चल ही रही है, तो समानता दिवस मनाया क्यों जा रहा है, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाल ही में अमेरिका ने महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद महिलाओं का जो प्रदर्शन है, महिलाओं की भूमिका है, वो संपूर्ण विश्व स्तर पर दिखने लगी थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद महिलाओं ने मताधिकार के लिए आंदोलन शुरू कर दिए थे और इसी के पक्ष में आकर के अमेरिका में इसको 2020 में लागू कर दिया गया था। तो इसीलिए महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ अमेरिका के द्वारा मनाई जा रही है। वहीं प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो ऐसा कि हम जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक हुआ था। वहीं अगर समानता दिवस के परिप्रेक्ष्य में हम भारत को समझें तो भारत के बॉम्बे और मद्रास 2 ऐसे प्रांत थे जिन्होंने सीमित मताधिकार महिलाओं को 1921 में ही दे दिया था। महिलाओं को सीमित अधिकार 1921 में मिलने के बाद जब भारत में व्यवस्थाएं बदली तो उस समय भारत के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली को लागू कर दिया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली में क्या होता है, यह प्रणाली यह कहती है कि हर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति 18 साल की आयु पूरी कर चुका हो या उससे अधिक का हो, वह सभी व्यक्ति चुनावों के अंदर अपना मत देने के लिए योग्य होते हैं। तो इसके अंदर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। यदि वह पुरुष है, महिला है या कोई अन्य जेंडर है तो ऐसी स्थिति में भी वह वोट अपना दे सकता है। तो मताधिकार की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, यानी कि महिला समानता दिवस अमेरिका के द्वारा मनाया गया। वहीं अगली बात कर लेते हैं एरो इंडिया की। एरो इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। दरअसल राजनाथ सिंह ने, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने विभिन्न वार्ताओं के साथ संबंधतः यह फैसला कर लिया है कि अगले साल यानी कि 2021 में 3 से 5 फरवरी को भारत के बेंगलोर में एरो इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एरो इंडिया क्या होता है? एरो इंडिया एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी होती है जिसके अंदर पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो इसीलिए यह फैसला कर लिया गया है कि अगले साल 2021 में 3 से 5 फरवरी को एरो इंडिया प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जो एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी है। हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 दृश्यों से। पहला दृश्य यह है कि यह एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, यानी कि एरोस्पेस प्रदर्शनी है। वहीं दूसरी बात, यह प्रदर्शनी का आयोजन हर बार भारत में किया जाता है। तो
तो सबसे पहले इस प्रदर्शनी की शुरुआत 1996 में की गई थी, बेंगलोर में ही की गई थी। तब से इस प्रदर्शनी का आयोजन लगातार किया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ ये देखने वाली बात है कि यह जो प्रदर्शनी होती है, यह प्रदर्शनी द्विवर्षीय प्रदर्शनी होती है, यानी कि 2 साल में एक बार इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता रहा है। तो साथ ही साथ हमारे मंत्रालय के द्वारा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा यह भी बताया गया है कि जब यह प्रदर्शनी लगाई जाएगी उस समय कोरोना महामारी से जुड़े सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, सभी चीज़ों का पालन किया जाएगा और उसी के तहत यह प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही साथ सरकार के द्वारा यह भी अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि इस प्रदर्शनी में देश और दुनिया के सभी बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कंपनीज आने भी वाले हैं। वहीं अगली बात समझ लेते हैं हम शिंजो आबे। तो शिंजो आबे जैसा कि आप जानते ही हैं कि जापान के प्रधानमंत्री हैं, तो लेकिन ये चर्चा में क्यों है यह भी समझने वाली बात है। दरअसल कल शिंजो आबे ने जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते यह इस्तीफा देने की बात कही है। वह कह रहे हैं कि काफ़ी समय से वे अपने प्रधानमंत्री पद पर ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको एक बीमारी है, उस बीमारी की वजह से उन्हें लगातार हॉस्पिटल जाते आते रहना पड़ता है। उन्हें जो बीमारी है उस बीमारी का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। वह इस बीमारी से काफ़ी समय से जूझ रहे हैं। वहीं साथ ही विशेषज्ञों के द्वारा यह भी बताया गया कि सन 2007 में भी उन्हें इस बीमारी के चलते एक ब्रेक लेना पड़ा था। अगर शिंजो आबे की प्रधानमंत्री पद पर बात की जाए तो वह जापान के सबसे लंबे कार्यकाल को पूरे करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, यानी कि अब तक सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री रहा जापान का वह शिंजो आबे हैं। साथ ही साथ उनके बारे में ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्हें 2006 में थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। वहीं साथ ही अब वह सन 2012 से प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं, तो इसीलिए उन्होंने अभी भी लगभग 8 साल अपने प्रधानमंत्री पद के पूरे किए हैं। तो इसीलिए यह बताया गया है कि शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। वहीं साथ ही साथ लेकिन इन्होंने अभी तक अपना पद छोड़ा नहीं है, यह अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं और यह तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि इनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता। वर्तमान में जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत प्राप्त है, तो बहुमत प्राप्त होने की वजह से जो प्रधानमंत्री होगा ऐसी पार्टी का होगा। तो शिंजो आबे से भी यह कहा गया है कि जब तक नया उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता तब तक वह इस पद पर बने रहेंगे। नया उत्तराधिकारी नियुक्त होने के बाद वह इस पद को त्याग देंगे। तो यह थी बात हमारे आज के करंट अफेयर की। आज की इस क्लास में हमने 6 टॉपिक को समझा। ये 6 टॉपिक थे ब्रिक्स, प्रधानमंत्री जन धन योजना, दिनेश कुमार खारा, महिला समानता दिवस, एरो इंडिया, शिंजो आबे। मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझी होंगी। इसके बावजूद यदि कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है, आप चैट में भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने सजेशंस दे सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। साथ ही साथ अब तक आपने यदि कल वाली कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि सिटीजनशिप पे जो वीडियो थी वो नहीं देखी है तो वह वीडियो आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। एंड इन द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।